उसके सामने खड़े हैं नरभक्षी जंगली लोगों का एक झुंड, जिनके हाथों में तेज धार वाले हथियार चमक रहे हैं। रॉबिन्सन के बिल्कुल पास उसका इकलौता साथी फ्राइडे खड़ा है, लेकिन आज उसकी आंखों में भी साफ साफ मौत का साया दिखाई दे रहा है। रॉबिन्सन समझ चुका है कि इस सुनसान द्वीप पर 28 साल तक चली उसकी लंबी लड़ाई शायद अब अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंची है। लेकिन सवाल यह है कि कभी एक आरामदायक और सम्मानित जिंदगी जीने वाला यह आदमी आखिर कैसे पहुंच गया इस नरक जैसे सुनसान द्वीप पर। सब कुछ शुरू हुआ एक धुंध से भरी रात से, जब रॉबिन्सन क्रूसो अपनी प्रिय मैरी को छोड़कर एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। जहाज पर चढ़ने से पहले मैरी ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त रॉबिन्सन के खून में अज्ञात दुनिया को जीतने का जुनून दौड़ रहा था। साल 1704 के उस दिन जब रॉबिन्सन सांता मारिया नाम के विशाल जहाज पर सवार हुआ, तब आसमान बिल्कुल साफ था और समुद्र भी शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही जहाज गहरे समुद्र में पहुंचा, प्रकृति का मिजाज पल भर में बदल गया। अचानक आसमान में कड़कती बिजली चमकने लगी और पहाड़ जैसी ऊंची लहरें जहाज के डेक पर आकर टूटने लगीं। कप्तान जोर जोर से चिल्लाकर नाविकों को आदेश दे रहा था, लेकिन उस भयानक तूफान के सामने इंसानों का बनाया यह लकड़ी का जहाज बिल्कुल असहाय साबित हो रहा था। तभी एक बेहद ताकतवर लहर के जोरदार झटके से जहाज का विशाल मस्तूल टूटकर सीधे रॉबिन्सन की आंखों के सामने गिर पड़ा। रॉबिन्सन अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा हाथ पांव मार रहा था, लेकिन उसी पल एक विशाल लहर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और गहरे अंधेरे समुद्र में खींच कर ले गई। काफी देर बाद जब वह बेहोशी की हालत में किसी अजनबी तट पर आकर गिरा, तब उसके चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रॉबिन्सन को उस वक्त यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सुनसान द्वीप पर वह अकेला नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद रॉबिन्सन को यह एहसास हो गया कि वह एक खतरनाक और अनजान द्वीप पर फंस चुका है। चारों तरफ इंसानों का कोई निशान नहीं था, सिर्फ घना जंगल और लगातार गरजता हुआ समुद्र। दूर नजर डालने पर उसे अपना टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है, जो तट से कुछ दूरी पर चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। जिंदा रहने की उम्मीद में रॉबिन्सन तुरंत समुद्र में कूद पड़ा और तैरकर किसी तरह उस टूटे जहाज तक पहुंच गया। जहाज के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों तरफ बिखरे पड़े नाविकों के शव और नमकीन समुद्री पानी से भरा डेक। लेकिन रॉबिन्सन के पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि तेज ज्वार के साथ वह जहाज किसी भी पल पूरी तरह समुद्र में डूब सकता था। जल्दी जल्दी वह जहाज के अंदर से काम की चीजें ढूंढने लगा। उसे कुछ सूखा खाना, बारूद, एक बंदूक और कुछ तेज धार वाले चाकू मिल गए। तभी अचानक केबिन के एक कोने से हल्की सी आवाज सुनाई दी और रॉबिन्सन चौकन्ना हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वहां जहाज का एक कुत्ता डर के मारे कांप रहा है। उसे कुत्ते को रॉबिन ने अपने साथ रख लिया और उसका नाम दिया सिम्बा। उसके बाद वह एक छोटा सा नाव बनता है। उसे नाव में सिम्बा के साथ खाना पीना का सामान और गोला बारूद लेकर लौट आता है। जहाज से लाए गए खाने को टटोलते हुए रॉबिन्सन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया कि उसके पास मौजूद यह थोड़ा सा राशन ज्यादा से ज्यादा एक दिन ही चल पाएगा। अगले दिन सुबह भूख की तेज पीड़ा से परेशान होकर रॉबिन्सन समुद्र के किनारे वह कीचड़ और पत्थरों के बीच से कुछ केकड़े और शंख इकट्ठा करने लगा। तभी अचानक उसके पास खड़ा कुत्ता बेचैन होकर और जोर जोर से गुर्राने लगा। रॉबिन्सन उस समय नदी के किनारे झुककर पानी पी रहा था, लेकिन कुत्ते की आवाज सुनकर उसने तुरंत सिर उठाया और दूर क्षितिज की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर समुद्र के बीचों बीच एक धुंधली सी आकृति पर पड़ी। वह एक जहाज था। यह दृश्य देखते ही उसके अंदर उम्मीद की एक नई चिंगारी जाग उठी। वह पागलों की तरह दोनों हाथ हवा में लहराने लगा और पूरी ताकत से मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन समुद्र की तेज गर्जना में उसकी आवाज मानो कहीं खोती जा रही थी। दूर जाता हुआ वह जहाज धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ता जा रहा था। जब रॉबिन्सन ने देखा कि दूर क्षितिज के उस पार जहाज धीरे धीरे गायब हो रहा है, तब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लेकिन रॉबिन्सन हार मानने वालों में से नहीं था। जिंदा रहने की जिद उसके अंदर फिर से जाग उठी। उसने समझ लिया कि खुले आसमान के नीचे रात गुजारना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस अनजान द्वीप पर किसी भी वक्त जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। इसलिए उसने तुरंत जंगल से मजबूत लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। कई दिनों की लगातार मेहनत और थकाने वाली कोशिशों के बाद आखिरकार उसने अपने लिए एक छोटा लेकिन मजबूत रहने का घर बना लिया। अब उसके पास सिर छुपाने के लिए जगह तो थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाने का स्थायी इंतजाम भी जरूरी था। इसी सोच के साथ रॉबिन्सन पहली बार उस घने जंगल के अंदर गहराई तक चला गया। लेकिन वहां जो उसने देखा वह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहाड़ों से बहकर आती साफ और मीठे पानी की धारा उसे मिल गई, जो अब उसकी प्यास बुझाने का सबसे बड़ा सहारा बन गई। इसके अलावा जंगल के अंदर उसे ढेर सारे रस से भरे अनानास और कई ऐसे अजीब लेकिन स्वादिष्ट फल दिखाई दिए, जिनका नाम तक वह नहीं जानता था। लेकिन उसी पल को कहीं दूर से ढोल की भयानक थाप और उन्मत्त चीखें रॉबिन्सन के कानों तक पहुंचने लगीं। डर और जिज्ञासा के बीच वह धीरे धीरे पहाड़ी के पीछे जाकर छिपकर खड़ा हो गया। नीचे दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वहां एक समूह आदिवासी नरभक्षियों का इकट्ठा हुआ था। उनके शरीर अजीब और डरावने रंगों से रंगे हुए थे और उनके हाथों में नुकीले हड्डियों से बने हथियार चमक रहे थे। और बीच में जमीन पर हाथ पांव बंधा हुआ एक आदमी पड़ा था, जिसे वे आज बलि चढ़ाने वाले थे। ये भयानक दृश्य देखकर रॉबिन्सन से अब चुप रहना संभव नहीं था। उसने तुरंत अपनी बंदूक को मजबूती से थाम लिया, ट्रिगर दबा दिया। अचानक गुड़ुम की तेज आवाज गूंजी और उसी पल रॉबिन्सन के सटीक निशाने से एक नरभक्षी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रॉबिन्सन के इस अचानक हमले से कुछ पल के लिए सारे नरभक्षी घबरा गए और समझ नहीं पाए कि यह हमला कहां से हुआ।
कुछ ही पलों में अफरा तफरी फैल गई। बंधा हुआ वह आदमी किसी तरह आदिवासियों की नजरों से बचकर और पागलों की तरह जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। दूर से यह सब देख रहा रॉबिन्सन तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब जंगल के एक सुनसान कोने में दोनों आमने सामने आए तब हालात अचानक बदल गए। उस अजनबी आदमी ने जैसे ही रॉबिन्सन को देखा वह एकदम रुक गया। उसे लगा कि रॉबिन्सन भी उन्हीं आदिवासियों की तरह उसका दुश्मन है। रॉबिन्सन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह आदमी अचानक उस पर टूट पड़ा और झटके से उसके हाथ से बंदूक छीन ली। उसे आग्नेयास्त्र के बारे में जरा भी समझ नहीं थी, इसलिए घबराहट में उसने बंदूक की नली गलती से अपनी ही छाती की तरफ मोड़ ली। रॉबिन्सन यह देखकर जोर से चिल्लाया और इशारों से उसे सावधान करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठीक उसी पल झाड़ियों के पीछे से खूंखार नरभक्षी तीर की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़े। रॉबिन्सन ने बिना एक पल गंवाए अपने पास रखी दूसरी बंदूक निकाल ली और उसके सटीक निशाने से कई नरभक्षी जमीन पर गिरने लगे। तभी अचानक एक क्रूर नरभक्षी झाड़ियों के पीछे से निकलकर रॉबिन्सन पर झपटने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह आदिवासी बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और अपने ही हाथों से उस हमलावर को खत्म कर दिया। खतरा टलते ही कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल वह आदिवासी झुककर मारे गए दुश्मन के शरीर से मांस नोचकर खाने लगा। यह आदिम और भयानक दृश्य देखकर रॉबिन्सन के अंदर डर की लहर दौड़ गई। खुद को शांत करते हुए उसने उस आदिवासी को कुछ जंगल के फल खाने के लिए दी। रॉबिन्सन को अब यह साफ समझ आ गया था कि इस द्वीप पर वह बिल्कुल अकेला नहीं है। जिस आदिवासी की उसने जान बचाई थी उसके जंगल की गहराइयों में गायब हो जाने के बाद रॉबिन्सन के मन में एक अजीब सा डर बसने लगा। वह तुरंत अपने बनाए हुए लकड़ी के घर की तरफ लौट आया। अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए रॉबिन्सन ने अपने घर के चारों तरफ ऊंची लकड़ी की बाड़ बनानी शुरू कर दी। लेकिन सिर्फ बाड़ ही नहीं, उसने बाड़ के आसपास पतली रस्सियां फैला दी और उनका दूसरा सिरा एक घंटी से जोड़ दिया। अब अगर कोई दुश्मन या जंगली जानवर चुपके से उसके घर के पास आने की कोशिश करेगा तो तुरंत घंटी बज उठेगी और रॉबिन्सन सतर्क हो जाएगा। कुछ दिनों बाद भूख की वजह से रॉबिन्सन फिर से जंगल के अंदर शिकार की तलाश में निकल पड़ा। वह बहुत संभल कर हर कदम रख रहा था, लेकिन अचानक वह झटके से ऊपर खींच गया। अब उसका शरीर हवा में उल्टा लटक रहा था। वह पूरी तरह असहाय शिकार बन चुका था। उसी समय पास की झाड़ियों में वही आदिवासी आदमी बाहर आया जिसकी जान रॉबिन्सन ने कुछ दिन पहले बचाई थी। रॉबिन्सन ने हैरानी से देखा कि जिस जाल में वह फंसा हुआ है वह दरअसल उसी आदमी का बनाया हुआ था। अब दोनों एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। तभी उसकी जेब से एक छोटी पिस्तौल फिसलकर सीधे जमीन पर गिर गई। पास खड़ा वह आदिवासी आदमी जिज्ञासा से उसे उठाकर ध्यान से देखने लगा। रॉबिन्सन समझ गया कि अगर वह ज्यादा देर तक ऐसे ही फंसा रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई, जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और एक झटके में रस्सी काट दी। अगले ही पल वह जोर से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही रॉबिन्सन तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने पास मौजूद दूसरी बंदूक उस आदिवासी की तरफ तान दी। उस आदिवासी को बंदूक की ताकत के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए रॉबिन्सन ने उसे दिखाने के लिए पास के पेड़ पर उल्टे लटके एक चमगादड़ पर निशाना साधकर गोली चला दी। तेज धमाके के साथ ही वह चमगादड़ नीचे गिर पड़ा। यह देखकर आदिवासी आदमी हैरानी से रॉबिन्सन की तरफ देखने लगा, लेकिन वह भी कम निपुण नहीं था। उसने तुरंत पास पड़ा एक भारी लकड़ी का टुकड़ा उठाया, उसे फेंककर दूसरे चमगादड़ को मार गिराया। उसकी यह शिकार करने की कुशलता देखकर रॉबिन्सन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर पहले का तनाव अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। दोनों वहीं बैठ गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई और पकड़े गए चमगादड़ों को भून कर खाने लगे। आग की गर्माहट के सामने बैठा रॉबिन्सन उस आदमी को ध्यान से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब से यही उसका सबसे भरोसेमंद साथी होगा। उसी दिन शुक्रवार था, इसीलिए रॉबिन्सन ने उसे एक नया नाम दिया, फ्राइडे। रॉबिन्सन फ्राइडे को अपने बनाए हुए आश्रय में ले आया, लेकिन उसके मन के भीतर छिपा डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह यह बात भूल नहीं पा रहा था कि फ्राइडे कभी नरभक्षियों के बीच रहा है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने रात को सोने से पहले सावधानी बरती और फ्राइडे के पैरों को बांध दिया ताकि अगर रात में कुछ गलत हो तो वह सतर्क रह सके। दोनों के बीच भरोसे की एक दीवार अभी भी खड़ी थी और उस रात रॉबिन्सन ने आधी नींद और आधे डर में ही समय बिताया। सुबह होते ही बाहर से आती हल्की खड़खड़ाहट और कुछ अजीब सी आवाजों से रॉबिन्सन की नींद अचानक टूट गई। वह घबराकर तुरंत उठ बैठा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसका गुस्सा और डर दोनों एक साथ खत्म हो गए। उसके सामने फ्राइडे खड़ा और उसके हाथों में कुछ खाना था जिसे वह बड़ी मेहनत से रॉबिन्सन के लिए लेकर आया था। यह देखकर रॉबिन्सन को अपने ही व्यवहार पर शर्म महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि जो आदमी उसके लिए जंगल से खाना जुटाकर ला सकता है वह उसके खिलाफ कोई बुरा इरादा नहीं रख सकता। उसी पल उसने आगे बढ़कर फ्राइडे के पैरों से रस्सी खोल दी और पहली बार उसे अपने सच्चे साथी की तरह अपनाया। इसके बाद दोनों की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपने छोटे से घर को बड़ा और मजबूत बना लिया, जंगल के एक हिस्से को साफ किया और वहां खेती भी शुरू कर दी। उस सुनसान द्वीप पर मानव सभ्यता की एक छोटी सी किरण जन्म लेने लगी थी। एक शाम आग के पास बैठे हुए रॉबिन्सन ने ईश्वर और सृष्टि के बारे में बात शुरू की। यह सुनकर फ्राइडे ने भी अपने विश्वास के बारे में बताया। उसने कहा कि उनके लोगों के अनुसार उनका देवता एक विशाल और डरावने मगरमच्छ के रूप में होता है। यह सुनते ही रॉबिन्सन चौंक गया और थोड़े तिरस्कार के साथ बोला कि ईश्वर किसी मगरमच्छ जैसा कैसे हो सकता है।
इसके बाद उसने फ्राइडे को सही रास्ता दिखाने के इरादे से अपने पास रखी पवित्र किताब बाइबल निकालकर उसे दिखा दी। फ्राइडे ने अपने जीवन में कभी किताब या अक्षर नहीं देखे थे, इसलिए वह हैरानी से उसे उलट पुलट कर देखने लगा। जिज्ञासा में उसने गलती से उस किताब का एक पन्ना फाड़ दिया। ये देखकर रॉबिन्सन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कठोर शब्दों में फ्राइडे को डांटा और उसके विश्वास का मजाक भी उड़ा दिया। फ्राइडे के सरल और सच्चे विश्वास को ये चोट बहुत गहराई तक लगी। दोनों के बीच अचानक एक भारी खामोशी और दूरी पैदा हो गई। आहत और दुखी होकर फ्राइडे बिना कुछ कहे उस घने और अंधेरे जंगल की ओर चला गया। उसके जाते ही रॉबिन्सन फिर से उसी गहरी तन्हाई में डूब गया जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। बिछड़ने के बाद रॉबिन्सन अपने उस अकेले कुटीर में लौट आया, लेकिन अब वहां पहले जैसी शांति नहीं रही। फ्राइडे के बिना पूरा द्वीप फिर से खाली और सुनसान लगने लगा। उधर फ्राइडे भी अकेले ही रहने लगा। लेकिन कुछ दिन बीतते ही रॉबिन्सन को महसूस होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन समुद्र के किनारे टहलते हुए रॉबिन्सन ने दूर कहीं धुआं उठते देखा। जिज्ञासा में वह उस तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर उसने देखा कि फ्राइडे अकेला बैठा आग पर मछली भून रहा है। जैसे ही फ्राइडे की नजर रॉबिन्सन पर पड़ी, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके दिल में अभी भी अपमान की चुभन बाकी थी, लेकिन इस बार रॉबिन्सन ने कोई घमंड नहीं दिखाया। वह खुद चलकर फ्राइडे के सामने गया और इशारों में अपनी गलती स्वीकार की। उसने समझाने की कोशिश की कि उसका इरादा कभी भी फ्राइडे के भगवान का अपमान करने का नहीं था। उसने भी इशारों में माना कि पवित्र किताब का पन्ना फाड़ना उसकी गलती थी। बस उसी पल दोनों के बीच की सारी नाराजगी खत्म हो गई। दोनों दोस्त फिर से एक हो गए। अब उनकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा सुकून भरी लगने लगी। वे साथ मिलकर शिकार करते, काम करते और खाली समय में समुद्र के किनारे बैठकर कई बार वे 2 केकड़े पकड़कर रेत पर एक लाइन खींचते और शर्त लगाते कि किसका केकड़ा पहले दौड़कर उस लाइन को पार करेगा। शांति के वे दिन अब धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। एक दिन फ्राइडे ने रॉबिन्सन को गंभीर चेतावनी दी। उसने बताया कि जिस दिन उसके कबीले के लोग उसे बलि देने में असफल रहे थे, उसी दिन से वे जानते हैं कि वह अभी भी जिंदा है। इसलिए बहुत जल्द वे पहले से भी बड़ा दल लेकर इस द्वीप पर लौटेंगे। फ्राइडे की बात सुनकर रॉबिन्सन समझ गया कि अब यहाँ रहना पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। अगर उन्होंने कोई बड़ी तैयारी नहीं की तो किसी भी दिन खतरा उनके सामने खड़ा हो सकता है। रॉबिन्सन ने बिना देर किए एक साहसी योजना बनाई। वह और फ्राइडे मिलकर उसे गुफा पर लौटे, जहां पहली बार फ्राइडे को कैद करके लाया गया था। रॉबिन्सन ने जहाज से बचाकर रखे गए बारूद और बमों को चुपके से चट्टानों की दरारों में छिपाकर लगा दिया। उनकी योजना साफ थी, जैसे ही नरभक्षियों का झुंड वहां इकट्ठा होगा, एक ही विस्फोट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह भयावह पल आ ही गया। कई दर्जन नावों में भरकर नरभक्षियों का दल समुद्र तट पर उतर आया। रॉबिन्सन और फ्राइडे दूर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। जैसे ही सभी लोग उसी जगह पर इकट्ठा हुए जहां बारूद दबाया गया था, रॉबिन्सन ने कांपते हाथों से रस्सी में आग लगा दी। लेकिन उसी क्षण रॉबिन्सन का वफादार कुत्ता उस जलती हुई आग को किसी शिकार की तरह समझकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। रॉबिन्सन ने घबराकर उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक भयानक धमाके से पूरा द्वीप हिल उठा। उस विनाशकारी विस्फोट में सारे नरभक्षी पल भर में खत्म हो गए। लेकिन जब धुआं धीरे धीरे छंटा तो रॉबिन्सन की नजर जमीन पर पड़ी। वहां उसका प्यारा कुत्ता निर्जीव पड़ा था। उसने खुद अपने हाथों से अपने घर के पास उस वफादार दोस्त को दफनाया। उस दिन की जीत भी उसके लिए एक गहरी हार जैसी बन गई। कुत्ते को खोने के दुख में जब रॉबिन्सन पूरी तरह टूट चुका था, तब फ्राइडे ने उसे याद दिलाया कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर उन्हें इस द्वीप पर जिंदा रहना है तो कुछ बड़ा सोचना ही होगा। रॉबिन्सन ने एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वे दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी नाव बनाएंगे, ऐसी नाव जिससे समुद्र पार करके इंग्लैंड पहुंचना संभव हो सके। लेकिन जैसे ही फ्राइडे ने इंग्लैंड का नाम सुना, उसके चेहरे पर डर की गहरी छाया उतर आई। उसने अपने पूर्वजों से कहानियां सुनी थीं कि सफेद चमड़ी वाले लोग उनके जैसे लोगों को पकड़कर दूर देशों में ले जाते हैं और उन्हें जीवन भर गुलाम बनाकर काम करवाते हैं। यह सोचकर उसे लगा कि क्या रॉबिन्सन ने इतने दिनों तक उसे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था? क्या वह सच में उसे अपने देश ले जाकर गुलाम के रूप में बेच देना चाहता है? रॉबिन्सन ने बार बार समझाने की कोशिश की कि वह फ्राइडे को अपना सच्चा दोस्त मानता है और उसके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। लेकिन उस समय फ्राइडे का अविश्वास बहुत बढ़ चुका था। गुस्से में उसने अपना होश खो दिया और अचानक रॉबिन्सन का गला पकड़ दिया। इतने दिनों में जो भरोसा और दोस्ती उनके बीच बनी थी, वह एक ही पल में टूटती हुई लगने लगी। थोड़ी देर बाद फ्राइडे ने उसे छोड़ दिया और गुस्से तथा डर में जंगल की गहराई में वापस चला गया। अब रॉबिन्सन फिर से बिल्कुल अकेला रह गया, लेकिन उसके मन में अपने देश लौटने की जिद अभी भी बनी रही। उसने अकेले ही कुल्हाड़ी उठाई और एक बहुत बड़े पेड़ को काटना शुरू कर दिया। दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए वह उस विशाल नाव को बनाने में लग गया जो उसके सपनों को पूरा कर सकती थी। लगातार बरसती बारिश और हड्डी तोड़ देने वाली मेहनत, रॉबिन्सन मानो एक जुनून में डूब गया था। वह दिन रात एक करके अपनी नाव बनाने में लगा रहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही उसकी आजादी का आखिरी रास्ता है। उसी समय उसने देखा कि सामने फ्राइडे खड़ा है। इस बार फ्राइडे की आंखों में शक नहीं था, बल्कि गहरा पछतावा था। वह आगे बढ़ा और रॉबिन्सन से कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह समझ गया है कि रॉबिन्सन उसे कभी भी गुलाम नहीं बनाएगा। लेकिन तभी अचानक आकाश काले बादलों से भर गया और एक भयंकर तूफान तेजी से द्वीप की ओर बढ़ने लगा।
हवा की ऐसी डरावनी गर्जना रॉबिन्सन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मजबूर होकर दोनों ने अपने पाले हुए बकरियों और दूसरे जानवरों को बाहर ही छोड़ दिया और एक टूटे फूटे घर के अंदर शरण ले ली। बाहर तूफान की ताकत हर पल बढ़ती जा रही थी और चारों तरफ पेड़ झुकने लगे थे। रॉबिन्सन ने अपनी नाव को बचाने के लिए उसे मजबूत रस्सियों से कसकर बांध रखा था, लेकिन प्रकृति के उस भयानक प्रकोप के सामने तेज हवा और लहरों के झटकों से रस्सी पल भर में टूट गई। सुबह होने पर उन्होंने चारों ओर सिर्फ तबाही का दृश्य देखा। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर पड़े थे और उनका बगीचा तथा घर बुरी तरह नष्ट हो चुका था। फिर भी उनके पास दुख मनाने का समय नहीं था। रॉबिन्सन ने आकाश की ओर देखा और समझ गया कि पूर्णिमा आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और फ्राइडे के अनुसार उसी पूर्णिमा की रात नरभक्षियों का दल अपना सबसे बड़ा हमला करने वाला है। अब उन्हें बहुत कम समय में खुद को उस आने वाले खतरे के लिए तैयार करना होगा। इसलिए दोनों ने पूरे द्वीप में एक घातक जाल बिछाना शुरू कर दिया। रॉबिन्सन ने अपनी कारीगरी और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बांस और पहियों से एक अजीब सा यंत्र बनाया। उस यंत्र को उसने एक बंदूक के ट्रिगर से जोड़ दिया। योजना यह थी कि जैसे ही नरभक्षी उस तय सीमा के अंदर कदम रखेंगे, यंत्र अपने आप सक्रिय हो जाएगा और बंदूक से गोलियां चलने लगेंगी। इसके अलावा दोनों ने इकट्ठे किए हुए टूटे कांच के टुकड़ों से एक बड़ा प्रतिबिंबक भी बनाया। उसे एक घर के कोने में लगाया गया था जिसे देखकर नरभक्षी दिशा भटक सकते थे। दोनों ने कई जगहों पर छिपने की जगह भी तैयार कर ली ताकि सही समय पर हमला किया जा सके। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। पूर्णिमा से एक दिन पहले सुबह सुबह दूर समुद्र के किनारे कुछ डरावनी नावें दिखाई दी। नरभक्षियों का दल वापस आ चुका था और इस बार उनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। युद्ध के मैदान में रॉबिन्सन मानो एक अदृश्य शिकारी बन गया था। उसने कैंची से अपनी लंबी दाढ़ी काटकर छोटी कर ली और अपने पूरे चेहरे पर काला रंग लगा लिया। इससे आदिवासी उसे दूर से देखकर अपने ही लोगों में से कोई समझ सकते थे। इसके बाद उसने एक बांसुरी बजानी शुरू की और उससे अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। उन रहस्यमय आवाजों को सुनकर आदिवासी भ्रमित हो गए और धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे। अनजाने में वे उसी रास्ते की ओर बढ़ने लगे जहां रॉबिन्सन ने अपने घातक जाल बिछा रखे थे। भागते दौड़ते आदिवासियों की भीड़ में रॉबिन्सन के प्यारे कुत्ते सिम्बा की कब्र की छोटी दीवार टूटकर बिखर गई। अपने वफादार साथी की आखिरी निशानी को यूं नष्ट होते देख रॉबिन्सन का खून खौल उठा। कुछ ही देर बाद आदिवासियों का एक बड़ा दल ठीक उसी जगह पहुंच गया जहां ऊपर से बांस के नुकीले भाले तैयार रखे गए थे। रॉबिन्सन ने एक ही वार में रस्सी काट दी। तुरंत ऊपर से सैकड़ों तेज बांस के भाले बारिश की तरह नीचे गिरे। कुछ ही पलों में कई नरभक्षी वहीं ढेर हो गए। उसी समय घर के अंदर लगाए गए कांच के प्रतिबिंबक से तेज सूरज की रोशनी चमकी। डर और अंधेपन में वे उल्टी दिशा में भागने लगे, लेकिन वहां भी रॉबिन्सन का जाल तैयार था। जैसे ही उसने उसे सक्रिय किया, बाकी लगभग सभी दुश्मन उसी फंदे में फंसकर खत्म हो गए। जब रॉबिन्सन और फ्राइडे को लगा कि अब जीत पूरी तरह उनकी हो चुकी है और कोई दुश्मन बाकी नहीं बचा, तभी अचानक एक घायल आदिवासी उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक विष से सना हुआ तीर था। बिना देर किए उसने पूरी ताकत से वह तीर सीधे रॉबिन्सन की ओर फेंक दिया। जैसे ही जहरीला तीर रॉबिन्सन के शरीर में लगा, उसी क्षण फ्राइडे बिजली की तरह तेजी से उसने अपने हाथ की कुल्हाड़ी पूरी ताकत से फेंक दी। वह कुल्हाड़ी सीधे उस आखिरी आदिवासी के सीने में जाकर धंस गई और वह वहीं गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन रॉबिन्सन की हालत तेजी से बिगड़ने लगी थी। फ्राइडे तुरंत जंगल खास बेल पत्ते और जड़ी बूटियां तोड़कर ले आया। उसने उन्हें पीसकर रॉबिन्सन के घाव पर लगा दिया। लेकिन समय बीतने के साथ हालात और भी गंभीर होते गए और फिर 3 दिन गुजर गए और रॉबिन्सन की हालत और खराब होती गई और उसकी सांस भी कमजोर होती जा रही थी। अगर रॉबिन्सन को बचाना है तो उसे ऐसे लोगों के पास ले जाना होगा जिनके पास इस जहर का असली इलाज है, और वे लोग थे फ्राइडे की अपनी आदिवासी जाति जो समुद्र के पार एक दूसरे द्वीप पर रहती थी। फ्राइडे जानता था कि उसने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया था। इसी कारण उसे पहले पकड़कर बलि देने के लिए लाया गया था। अगर वह वापस अपने द्वीप पर गया, वहां जाना उसके लिए लगभग निश्चित मौत को बुलाने जैसा था। फ्राइडे ने बिना देर किए रॉबिन्सन को सावधानी से नाव में उठाकर रखा। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपने ही खतरनाक द्वीप की ओर निकल पड़ा, जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। जब नाव दूसरे द्वीप के किनारे पहुंची, तब फ्राइडे और रॉबिन्सन अचानक चारों ओर से सैकड़ों जहरीले भालों से घिर गए। आदिवासी योद्धाओं ने जोर से गरजते हुए उन्हें घेर लिया। उनके लिए फ्राइडे एक बड़ा गद्दार था जिसने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया था, और रॉबिन्सन उनके लिए एक दुश्मन था, एक सफेद चमड़ी वाला आदमी जिसे वे इंग्लैंड मैन कहकर पुकारते थे। लेकिन उस द्वीप पर यह नियम था कि बीमार व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इसलिए रॉबिन को डॉक्टर के पास ले जाया गया। वह बूढ़ा ऊंझा बहुत अनुभवी था। उसने रॉबिन्सन के घाव को ध्यान से देखा और जंगल की कई तरह की जड़ी बूटियों से एक शक्तिशाली लेप तैयार किया। फिर उसने उस औषधि को घाव पर लगाया और इलाज शुरू किया। रॉबिन्सन को जब थोड़ा आराम मिलने लगा, तभी आदिवासी कबीले के सरदार ने एक भयानक फैसला सुना दिया। उस नियम के अनुसार रॉबिन्सन और फ्राइडे को एक दूसरे के खिलाफ जानलेवा युद्ध लड़ना होगा। इस लड़ाई में जो जीतेगा वही इस द्वीप से जीवित वापस जा सकेगा। ये सुनकर दोनों के दिल भारी हो गए। उसके अगले दिन सुबह दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े थे, हाथों में हथियार लिए हुए। लेकिन चारों ओर खड़े आदिवासियों की जोरदार चीखें और युद्ध के नारे उन्हें याद दिला रहे थे कि अगर उन्होंने यह लड़ाई नहीं लड़ी तो दोनों को आग के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। न्याय के उस क्रूर मंच पर पतले बांसों के ऊपर खड़े होकर एक भयावह लड़ाई शुरू हो गई। रॉबिन्सन और फ्राइडे दोनों ही मजबूरी में एक दूसरे की ओर हथियार चला रहे थे।
जबकि उनके दिल इसके खिलाफ थे। लेकिन रॉबिन्सन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। जहर और कमजोरी के कारण उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। लड़ते लड़ते एक समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह हार गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे जलते हुए आग के गड्ढे में जा गिरी। रॉबिन्सन समझ गया कि अब उसका अंत तय है। उसके पास न हथियार था न ताकत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अपने दोस्त से लड़ना भी नहीं चाहता था। उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ फैला दिए और फ्राइडे की ओर देखते हुए इशारे से कहा कि उसे और कष्ट न दे, बस जल्दी से उसका अंत कर दे। फ्राइडे ने कांपते हाथों से अपना हथियार ऊपर उठाया। वह अपने सबसे प्रिय दोस्त को मारने के लिए मजबूर था। पूरा कबीला चिल्ला रहा था। उन्हें अंतिम वार देखने की बेचैनी थी। लेकिन ठीक उसी क्षण एक भयंकर आवाज ने पूरे आसमान और धरती को हिला दिया। बंदूक की आवाज गूंजते ही फ्राइडे रॉबिन्सन की छाती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद जंगल के भीतर से इंग्लैंड के सैनिकों का एक बड़ा सशस्त्र दल बाहर आया। रॉबिन्सन अपने दोस्त के निर्जीव शरीर को बाहों में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। जिस दोस्त ने उसके लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी, वही आज उसकी आंखों के सामने चला गया था। ब्रिटिश सैनिकों ने कई आदिवासियों को बंदी बना लिया और अंत में रॉबिन्सन को भी सुरक्षित निकालकर जहाज पर ले गए। लगभग 28 वर्षों के बाद रॉबिन्सन अपने देश वापस लौटा। उसके सामने अब एक नया जीवन था। लंबे इंतजार के बाद उसे अपनी प्रिय प्रेमिका भी मिल गई और भावुक होकर उसने उसे गले से लगा लिया। अक्सर रात को जब वह अपने आलीशान घर में आग के पास अकेला बैठता तो उसका मन अनायास उसी द्वीप की ओर भटक जाता। उसे साफ साफ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती और याद आता जब वे दोनों समुद्र किनारे बैठकर मछली भूनते थे या रेत पर केकड़ों की दौड़ लगाते थे और हंसते हंसते समय गुजारते थे। रॉबिन्सन अपने देश तो लौट आया था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह कभी वापस नहीं आया। इस तरह रॉबिन्सन क्रूसो की लंबी और अविस्मरणीय यात्रा आखिरकार यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में मिलते हैं।